हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो है ना, इस वाले वीडियो में जो हम चीज़ें देखेंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये जो पोर्शन है ना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, नेपोलियन की जो हार है वो हो गई थी 1815 में। तो जितने भी राजा वगैरह को नेपोलियन ने हटाया था ना, वो दोबारा से अपनी सत्ता पर आ गए थे वापस। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म होता है आज़ादी मिलना, कंजर्वेटिज्म ना लिबरलिज्म का उल्टा होता है। तो कंजर्वेटिज्म ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसी फिलॉसफी होती है, इसका मतलब ये रहता है कि कंजर्वेटिव रहो। कंजर्वेटिव का मतलब है बदलाव मत लाओ, चेंजेस मत लाओ, जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दो, और बहुत कोई हवड़ दबड़ मत लाओ। चेंज लाने हैं तो भी धीरे धीरे लेकर के आओ। ये होती है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म फॉलो करी गई जब नेपोलियन की हार हो गई। तो 1815 में तो ज़्यादा जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी पावर को फिर से हड़पने की कोशिश करी, और उन्होंने कर भी लिया ऐसा। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है राजा या एक रानी का रूल, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो ये लोग क्या बिलीव करते थे कि भाई राजा का रूल होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए, कि मतलब एक जो है वो टॉप का इंसान होना चाहिए, नोबिलिटी वगैरह उसकी चले, एक ज़मींदार है उसकी, मतलब जैसे पहले चल रहा था ना कि जो गरीब है भाई वो गरीबों की तरह पड़ा रहे बेचारा, अपनी ज़िंदगी अच्छे से ना जी पाए, और जो अमीर है उसके पास सब कुछ पैसा बना रहा है। ये था कंजर्वेटिज्म, और 1815 के बाद ये चीज़ फॉलो होने लगी थी। ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स जो थे हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. तो ये लोग सोचने लगे कि अच्छा चलो, जो रिवॉल्यूशनरी मतलब एक तरीके से रिवॉल्यूशन आया था, नेपोलियन जो काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आया था नेपोलियन को मारने के बाद, इन्होंने सोचा अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जैक्टली नहीं वापस जाएंगे, बल्कि जो ये मॉडर्नाइजेशन आए हैं, मतलब वेट्स एंड मेजर को हम लोगों ने स्टार्टिंग के जो चैप्टर था ना उस वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेट्स एंड मेजर नॉर्मलाइज कर दो, प्रॉपर्टी के राइट्स दे दो, वोटिंग राइट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी रिवॉल्यूशनरी जो आइडियाज़ थे उसके थ्रू मिलने लगी थी। तो अब इन्होंने सोचा कंजर्वेटिव्स ने कि ठीक है, हम लोग पहले जैसा सब कुछ नहीं लाएंगे, बट जो है कंजर्वेटिज्म को थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के साथ फॉलो करेंगे, ताकि थोड़ा हमारा भी फ़ायदा हो जाए, थोड़ा थोड़ा सबका फ़ायदा हो जाए। इस तरीके से लाने की कोशिश की गई। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, की जो मोनार्की है ना उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मॉडर्न आर्मी बनाई जाए, इफेक्टिव एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होता है। देखिए, आज के टाइम पे हमारे देश में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना, यही ब्यूरोक्रेसी होती है। होशियार लोग होते हैं जो एक्चुअली काम चला रहे होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, और राजा की जो आर्मी है वो अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी जो है ठीक है वो खूब पैसा कमाए, और फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर दिया गया, एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। सर्वडम वही की जो है नीचे किसान है वो फॉलो होना चाहिए, एबॉलिशन ऑफ मतलब फ्यूडलिज्म और सर्वडम, तो वही जो एक तरीके से थोड़ा मॉडर्निज्म लेके आए थे ना, मॉडर्नाइजेशन, उसके थ्रू इन्होंने क्या किया, जो बहुत ज़्यादा किसान पे अत्याचार हो रहे थे उसको हटा दिया गया, थोड़ा कम अत्याचार कर लो, मतलब इस टाइप वाली फिलॉसफी चल रही थी। तो वही ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थी कि राजा का रूल चलेगा, इस तरीके का आया, बट थोड़े थोड़े से जो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें थी उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की गई थी। In 1815, representatives of European powers, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, अब देखिए ये दोनों देश तो, प्रशिया तो गायब ही हो चुका है ना, तो अभी पूरा जर्मनी ऑस्ट्रिया वगैरह में पहुंच चुका है काफ़ी ज़्यादा। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, इन 4 देश ने मेनली नेपोलियन को हराया था। कहाँ पर मिले ये? वियना में मिले, ठीक है, वियना में मिले, और एक इन्होंने सेटलमेंट ड्रॉ किया कि अब यूरोप कैसा होना चाहिए नेपोलियन के बाद। कांग्रेस मतलब एक मीटिंग होती है, ठीक है। कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने क्या करा था, इसको हेड किया था। ये जो वियना की काउंसलिंग हुई थी ना, ठीक है, काउंसिल ऑफ वियना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस जो कि
हुई थी वियना में यूरोप के रीसेटलमेंट के लिए नेपोलियन के मरने के बाद, वो किसने हेड करी थी? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटर्निच, इसने हेड करी थी। डेलीगेट्स मतलब लोग जो आए थे, ट्रीटी ऑफ वियना भी आता है, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी, जो ड्यूक मेटर्निच को जिसने हेड किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर था वो। ट्रीटी ऑफ वियना 1815, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में। ईयर पूछ लेते हैं, कहाँ हुई थी ये पूछ लेते हैं, वियना में हुई थी, ठीक है। और इसका हेड कौन था, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, ये सारी की सारी चीज़ें पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो आए क्यों थे ये? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट द यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। तो बहुत सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने लेकर के आए थे ना, उनको हटाने के लिए ही एक्चुअली ये वियना की कांग्रेस बुलाई गई थी, या फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रांस में थी, जिसको हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर, उसको दोबारा से पावर में ला दिया गया। फ्रांस ने जो भी टेरिटरी हारी थी और लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, ठीक है। मतलब क्या था, नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस ने हारी नहीं थी, सॉरी, फ्रांस ने जीती थी, तो फ्रांस का था नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन ना अलग अलग देशों में अटैक करके कब्जा कर लिया था। तो जितनी भी टेरिटरी नेपोलियन ने जीती थी, वो सारी की सारी उन्हीं देशों को वापस मिल गई, या फिर जो देश जीते थे उन्होंने उसका बंटवारा कर लिया। तो क्या हुआ, फ्रांस का काफ़ी सारी टेरिटरी खो गई। टेरिटरी होता है ज़मीन। तो अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो फ्रांस के चारों तरफ काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो है बना दी गई, ताकि आगे फ्यूचर में जो है फ्रांस से फिर से दूसरे देशों पर अटैक ना किया जाने लगे। दस किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड द जिनोवा वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि आज भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, फ्रांस के ऊपर की साइड बेल्जियम बना दिया गया और उसके ऊपर नेदरलैंड्स। पहले तो बेल्जियम नेदरलैंड्स एक ही होता था, अलग अलग देश हो चुके हैं। तो फ्रांस के ऊपर बेल्जियम नेदरलैंड्स बना दिया गया, साउथ के साइड में जिनोवा बना दिया गया, ठीक है, पीडमोंट इन द, ठीक है, नॉर्थ में जिनोवा बनाया गया और पीडमोंट जो है साउथ में, ये इटली वाले पार्ट में आता है अब। तो प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रशिया को भी काफ़ी सारी टेरिटरी मिल गई अपने वेस्ट साइड में से। प्रशिया, इसका वेस्ट साइड में इसको कुछ और नया लैंड मिल गया। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। इटली का जो नॉर्थन साइड है उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। बट जो जर्मन कन्फेडरेशन थी ना, मतलब जो जर्मनी को बहुत सारे टुकड़ों से मतलब 39 स्टेट्स में बना दिया था, उसको मतलब नहीं छुआ गया, उसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया गया। ईस्टर्न साइड में रशिया को जो है पोलैंड का पार्ट दिया गया, वाइल जो प्रशिया है उसको सेक्सोनी दिया गया। अब ये चीज़ें जो है ना, ये कई बार पूछ ली जाती हैं कि रशिया को कौन सा पार्ट मिला? रशिया को पोलैंड मिला, रशिया को सेक्सोनी मिला, ठीक है। और फ्रांस के ऊपर कौन कौन से? नीदरलैंड्स, बेल्जियम। फ्रांस के आपके नेबर्स पूछ ले जाते हैं कि फ्रांस के नेबर कौन कौन से हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो ऑर्डर क्या था कि जो पहले का रूल लेकर के आया था ना सारा का सारा नेपोलियन, वो हटा दिया जाए और जो मोनार्की थी जो पहले से चल रही थी उसको वापस ले आया जाए। कंजर्वेटिव रेजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो ये रेजीम्स आई थी, जो रूल आया था, ये ऑटोक्रेटिक थे, अपनी अपनी चलाते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये ऑटोक्रेटिक थी, मतलब सिर्फ हमारी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। अगर कोई इनको क्वेश्चन करने की कोशिश करता था, कोई इनसे कुछ कहता था, तो उनको एकदम बिल्कुल दबा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। तो सेंसरशिप लॉज लाए गए। सेंसरशिप लॉज होते हैं, देखिए, मतलब ऐसे कानून लाए जाते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, आप राज्य के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, इस तरीके के कानून लाए गए ऐसी, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम सेंसर्ड लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेट इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या कहा जा रहा है इसका ध्यान रखा गया। बुक्स में प्ले, सॉन्ग, सारे के सारे जो रिफ्लेक्ट करते थे लिबर्टी के या फिर आज़ादी के आइडियाज़ को, उन सबको हटा दिया गया, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएट करते थे, उन सबको दबाने की कोशिश की गई। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। चाहे कितनी भी दबाने की कोशिश की गई हो, फिर भी जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें थी ना, क्या क्या हुआ था, आज़ादी मिली थी लोगों को, ये लिबरल्स ऐसे लोग होते हैं जो आज़ादी चाहते हैं, इनके दिमाग में हमेशा बनी रही और ये अब इस आइडियोलॉजी को लोगों तक
फैलाते रहे। काफ़ी मेजर इश्यूज जो लिए गए थे लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा वो ये थे, क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि भाई आपने प्रेस को तो बिल्कुल रेगुलेट कर लिया है, न्यूज़पेपर और हर चीज़, मैगजीन्स हो गई, नॉवेल्स हो गई, किताबें जो भी लिखी जा रही थी राजा की मर्जी से लिखी जा रही थी, उसके खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। अब आता है द रिवॉल्यूशनरीज। तो 1815 के बाद, ड्यूरिंग द ईयर्स 1815 के बाद के जो साल थे, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो रिप्रेशन मतलब कि उनको दबा दिया जाएगा, क्योंकि लिबरल नेशनलिस्ट नेपोलियन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़े थे। तो जब ये राजा महाराजा है, इन्होंने तो सबको दबाना शुरू कर दिया जो इनके खिलाफ बोलते थे। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ना, जो आज़ादी की बातें करते थे, उनको दबा दिया गया बहुत ज़्यादा। सीक्रेट सोसाइटी मतलब छुप छुप के ये लोग काम करने लगे। काफ़ी सारे यूरोप के काफ़ी सारे देशों में सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी। और ये रिवॉल्यूशनरीज मतलब इनके आइडियाज़ काफ़ी रिवॉल्यूशनरी होते थे, हमें बदलाव लाना है, जो सरकार है उखाड़ फेंकना है, इस तरीके के, सरकार मतलब राजा, रूल्स को उखाड़ फेंकना है, इस तरीके के आइडियाज़ जो हैं सीक्रेटली काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. तो रिवॉल्यूशनरी होने का इस समय पर यह मतलब था कि जो वियना कांग्रेस हुई थी ना 1815 में, जिसको हेड किया था ड्यूक मेटरनिच ने, उसके द्वारा जो ऑर्डर सेटअप किया गया था ना कि ऐसी चीज़ें ऐसे चलेंगी, उसको अपोज करना ही रिवॉल्यूशनरी कहलाता था। और लिबरलिज्म के आइडिया, फ्रीडम के आइडियाज़ फैलाना। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरी जो थे वो चाहते थे कि एक देश बने जिसमें लोगों के पास एक तरह से फ्रीडम हो, आज़ादी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुसेप मज़ीनी जो था ना, ये इसका जिनोवा में बर्थ हुआ था 1807 में। ये मेंबर बन गया था सीक्रेट सोसाइटी का ऑफ कार्बोनरी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गुसेप मज़ीनी कहाँ के थे, तो ये इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, इटली के थे। ये मेंबर बन गए थे कार्बोनरी के। ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल रट लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन, ठीक है, इन 1831। तो जब भी 24 साल के थे तो इनको एग्जाइल में मतलब एक तरीके से बंदी सा बना करके भेज दिया गया था फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिंगुरिया में ये एक तरह से विद्रोह करने के उसमें इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। फिर इनको इन्होंने 2 और सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली इन मर्सेल और यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सोसाइटीज़ किसने बनाई और क्या क्या, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाई। तो देखिए गुसेप्पे मज़ीनी जो था, इन्होंने बनाई थी यंग इटली मर्सेल्स में, किस जगह पर, ये जगह के नाम है, और यंग यूरोप इन्होंने बर्न में बनाई थी। लाइक माइंडेड जो इनकी जैसे सोचते थे कि भाई रिवॉल्यूशन लाना ज़रूरी है, नेशन स्टेट बनाना ज़रूरी है, इस तरीके की सोच रखने वाले लोगों के साथ मिल करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अलग अलग देशों से लोगों ने इनको ज्वाइन किया। मज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मज़ीनी बोलते थे कि भगवान चाहते हैं कि जो नेशन है ना, देश है, वो लोगों के द्वारा चले, किसी राजा के द्वारा ना चलाया जाए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो ये इटली के थे। अब इटली जो है ना, अभी हम इटालियन यूनिफिकेशन में जब देखेंगे तो देखेंगे इटली कई सारे पार्ट्स में बटा हुआ था और इटली के राजा वहाँ पर नहीं थे। और अलग, जैसे कि एक जगह पर प्रशिया भी राज कर रहा था, है ना, तो फ्रांस का भी कंट्रोल था उस पर। तो काफ़ी सारे जो थे इलाके, वो इटली के पर्सन उस पर रूल नहीं कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि इटली के ही लोग इटली पर रूल करें। तो सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क, मतलब छोटे छोटे इलाके इटली के दूसरे देशों के पास रहे, ये सही बात नहीं है। इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। तो ये चाहते थे कि इसको मतलब एक ही देश में होना चाहिए, एक ही देश, और इसी देश के लोग इस पर राज करें। यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। यूनिफिकेशन मतलब इटली एक हो जाए, सब लोग एक हो जाए, यही रास्ता है इटली की आज़ादी का। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। तो काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। सीक्रेट सोसाइटी मतलब कि भाई सरकार के सामने, सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हो, तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चला करती थी। मज़ीनीज़ relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। अब मज़ीनी की ये जो बातें थी, ये जो काम थे कि भाई मोनार्की नहीं होनी चाहिए, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के द्वारा नेता चुना जाना चाहिए, जो कंजर्वेटिव्स थे ना, जो सोचते थे कि भाई बदलाव ना हो, उनको डरा के रखता था ये। तो मेटरनिच जो था,
ड्यूक मेटर्निच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। तो मेटर्निच, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एनिमी है, हमारा दुश्मन है, जो सोशल ऑर्डर चीज़ें चल रही हैं उसका दुश्मन कौन है, कौन है, मजीनी। और कहा किसने, ड्यूक मेटर्निच ने ऐसा बोला था मजीनी के लिए। तो अब आगे का वीडियो, आगे के जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।